हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब ने इस यूट्यूब थंबनेल को देखा ही होगा, जैसा कि इस सेशन में और इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का, और उसमें का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, और ग्लोब को ग्लोब ही बोला जाता है। और बेसिकली जो एक क्लास है आपको हेल्पफुल करेगा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये होने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल करता है। और एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मूल स्रोत होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहीं से होता है। बेसिकली इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में आप इसको देखिएगा। ठीक है, और इसको देखने के बाद में इस क्लास को, ठीक है, हम क्लास 6 का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो इस चैप्टर को देखकर आपको जाकर उसी में का चैप्टर वाइज, हालांकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 तक आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपने कितने मतलब अच्छे ढंग से उन टॉपिक्स को समझे हैं। ठीक है, और जो ये एनसीईआरटी सीरीज है, ठीक है, इसके पहले हमने हिस्ट्री को आरंभ किया था, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किए हैं। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक है, उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किए हैं और बहुत जल्द मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होने वाला है। ठीक है, और देन मॉडर्न शुरू होगा। ठीक है, और इन सबको समाप्त हो जाने के बाद में हिस्ट्री का जो एडवांस बुक आता है, ठीक है, बुक आता है उपेंद्र सिंह का, उसको हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, देन मिडाइवल और मॉडर्न के लिए भी एडवांस जो बुक है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये जो अभी ज्योग्राफी चल रहा है, इसको क्लास 6 से 12 तक अभी पढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअस इस क्लास में बने रहें। ठीक है, और इसके बाद में, इसके समाप्त होने के बाद में पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी के समाप्त होने के बाद में ही। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आप एक ही सब्जेक्ट को कुछ अधिक घंटे या अधिक दिन तक आप, या फिर अधिक मंथ तक आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें गहनता बढ़ते जाता है और आप उसके टॉपिक में आपको समझ आने लगता है। क्योंकि मान के चलिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 का अभी आप पढ़ लिए, अब क्या, अब आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो जो क्लास 6 का जो आपका ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट मिले था, ठीक है, तो आप तो क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस समाप्त होने के बाद भी फिर आप क्लास 7 का स्टार्ट कीजिएगा ज्योग्राफी। तो जो क्लास 6 के ज्योग्राफी में जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे, हो सकता है कि वो आपको भुला गया होगा, क्योंकि इतना देर हो गया। लेकिन यदि यही आपको लगातार उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको गहनता बढ़ता जाएगा और उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको याद रहेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो ये क्लास आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको बाईलिंगुअल लैंग्वेज में किया जाएगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स इसको पढ़ और समझ सके। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग NCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी देख रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है, इसमें बेसिकली आप ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड, ठीक है, और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और ग्लोब को ग्लोब ही बोला जाता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको NCERT आपके पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको याद करा रहा है। तो यही बोल रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमको यह मालूम चला कि जो हमारा पृथ्वी है ये पूर्ण गोलाकार नहीं है। ठीक है, ये अपने दोनों ध्रुवों की तरफ अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चपटी है। ठीक है, और कितना चपटी है तो 23.5 डिग्री दोनों ध्रुवों की तरफ ये झुका हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्लास चैप्टर नंबर 1 में हमने यह पढ़ा कि जो हमारा पृथ्वी है ये पूर्ण गोलाकार नहीं है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या हमारा पृथ्वी गोलाकार है, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो पढ़े रहते हैं, ठीक है, उसको भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है ये पूर्ण गोलाकार नहीं है। ठीक है, और इस पूर्ण गोलाकार नहीं होने के कारण, ठीक है, इस पर कई सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पृथ्वी है पूर्ण गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों की तरफ थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर थोड़ा चपटी है। ठीक है, लेकिन मध्य में यानी बीच वाला जो पार्ट है, मिड वाला जो पार्ट है, वहाँ थोड़ा उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ठीक है, ग्लोब को देखिए और पृथ्वी की लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब होता है, ठीक है, वो पृथ्वी के लघु रूप में, ठीक है, इतना बड़ा पृथ्वी है। ठीक है, उसको तो हम उतना बड़ा नहीं ना ग्लोब पर दिखा सकते हैं। तो ठीक है, जो ग्लोब है पृथ्वी का एक छोटा रूप में दिखाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, वहीं दे रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी पिछले चैप्टर में, यू हैव रीड दैट आवर प्लानेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, अर्थात जो हमारा पृथ्वी है पूर्ण गोलाकार नहीं है। इट इज ए स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लू इन द मिडल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? You may look at a globe carefully in our classroom to get an idea. Globe is a true model of the earth. ठीक है, तो जो ग्लोब है, ठीक है, एक ट्रू मॉडल है, एक वास्तविक प्रतिरूप है हमारे अर्थ का। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब है, ठीक है, वो विभिन्न आकार और प्रकार का हो सकता है। तो कैसा हो सकता है? तो बड़े ग्लोब हो सकता है, ठीक है, जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। जो ग्लोब, एक तो ग्लोब हो सकता है बड़े आकार का, ठीक है, जिसको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, और एक होता है पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, ठीक है, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, ठीक है, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब बोल रहा है यहाँ पर जो ग्लोब होता है ये स्थिर नहीं होता है। ठीक है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है, तो जिस प्रकार कुम्हार का पहिया जो मिट्टी का बर्तन गढ़ते हैं, ठीक है, उस प्रकार, और लट्टू जिस प्रकार नाचता है उस तरह आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों का उनका सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, ठीक है, तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब में भी वेरियंग साइज एंड टाइप्स, ठीक है, तो जो ग्लोब होता है विभिन्न आकार एवं प्रकार के होता है।
बिग ऑनेस्ट विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, जो बिग वाला ग्लोब होता है आप उसको इजीली कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो स्मॉल और पॉकेट वाला ग्लोब होता है, ठीक है, लाइक बैलून टाइप, ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड कैरीड विथ इजी, ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, तो ग्लोब होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, यानी स्थिर नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और ए पैटर्न will as rotated on the globe continents and oceans are so in their correct size। तो जो ग्लोब में क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, और ओशियन को करेक्ट साइज में वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? तो ग्लोब में। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को वर्णन करना कठिन है, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर, ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, जो रियल पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रियल पृथ्वी हो गया, ठीक है। देन हम जो ग्लोब देख रहे हैं उसका एक प्रतिरूप है, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है पृथ्वी के समान किसी गोले पर, जो हमारा रियल पृथ्वी है, और उसके समान जो हमारा एक ग्लोब है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, ठीक है। मान के चलिए कोई देश, कोई शहर है, उसको हमको चिन्हित करना है, उसको हम लोग उसका करेक्ट लोकेशंस को बताना है, ठीक है। तो हम कैसे मतलब उसके स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो कौन से बिंदु होता है, तो देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, ठीक है, जिससे अक्ष कहा जाता है। आप जब ग्लोब को देखिएगा, ठीक है, तो एक सुई होता है, ठीक है, जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, ठीक है, जिससे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है, और ये वो सुई है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो ये ग्लोब में आप देख रहे हैं झुकी हुई अवस्था है, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है, इसको बोला जा रहा है अक्ष, ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उससे उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो बोल रहा है ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरता है। तो दो बिंदु कौन कौन हो गया? तो एक हो गया ए यहाँ पर नॉर्थ में, ठीक है, और एक बिंदु हो गया यहाँ पर साउथ में, ठीक है। तो इनसे होकर जो सुई गुजरता है, ठीक है, तो इसके ऊपरी वाले भाग अर्थात नॉर्थ वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ पोल इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दक्षिणी वाले भाग को, ठीक है, दक्षिण में स्थित भाग को, ठीक है, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में साउथ पोल बोलते हैं। ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो जो ग्लोब को इस सुई के भांति, ठीक है, पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पृथ्वी जो मूव करता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसा कोई सुई नहीं है। जो हमारा रियल पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारा वास्तविक पृथ्वी है, हम ग्लोब का बात नहीं कर रहे हैं, उसमें वास्तविक कोई सुई नहीं है। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है सुई, ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर कोई वैसा वास्तविक सुई नहीं है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो यहाँ पर आप सुई देखे हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो एक और अन्य काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है, उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है। और यह एक वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। और अक्षांश को अंश में मापा जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट्स ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चंस अराइज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। We need certain points of reference and lines and find out the locations of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a titled manner, which is called its axis. तो यही ये बोल रहा है कि जो ग्लोब होता है उसमें जो फिक्स ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में जो रहता है उसको अक्ष कहा जाता है, ठीक है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. तो उस 2 पोल्स को क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, ठीक है। तो जो हमारे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में जो बांटते हैं उस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में विषुवत वृत्त बोलते हैं। द नॉर्थ हाल्फ ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। द साउथ हाफ इज नोन एज द साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाल्फ, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। जो इक्वेटर है ये इमेजिनरी लाइन है एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिफरेंस। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिफरेंस है किसके लिए, तो पॉइंट टू लोकेट अ प्लेस, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है, ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, जो लैटिट्यूड है इसको डिग्री में मेजर करते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहीं तक बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे एक ग्लोब हो गया, ठीक है, और मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, ठीक है, और जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन, ठीक है, इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। और इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ ही निकलता है भूमध्य रेखा, जिसका अर्थ ही निकलता है जो पृथ्वी के 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दे। तो जो विषुवत वृत्त है हमारे पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। तो इसके उत्तर में स्थित, यानी इसके उत्तर में स्थित इन सभी भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और इसके दक्षिण में स्थित सभी भाग को, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और इस विषुवत वृत्त के, ठीक है, विषुवत वृत्त के इस समानांतर रेखा को, ठीक है, विषुवत वृत्त के समानांतर रेखा को, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ये भी अक्षांश रेखा हो गया, ये भी अक्षांश रेखा हो गया, और ये भी अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। और बेसिकली जो विषुवत वृत्त है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है, ठीक है। अर्थात हम कहें कि जो जैसे कि आप जब मैप देखते होंगे, ठीक है, तो आपका मैप जो देखते होंगे वो रेक्टेंगल होगा, कुछ इस प्रकार का होगा आपका मैप, ठीक। तो हम यहाँ पे यही आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तो उस पर आप देखिएगा आपके मैप पर इस प्रकार का लाइन खींचा रहा होगा, ठीक है, एक इस प्रकार का लाइन खींचा रहेगा होगा, और ये बहुत सारे लाइन होगा, ठीक है। और तो इस लाइन को
जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट में पढ़े, मैथ में भी आप पढ़े होंगे, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश क्या बोलते हैं? तो अक्षांश। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो लैटिट्यूड, ठीक है। और आप अपने एथी पर मैप पर देखिएगा तो एक इस प्रकार का लाइन खींचा रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का लाइन, ठीक है। तो इस पूरे लाइन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, देशांतर रेखा, ठीक है। क्या रेखा? तो देशांतर, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। और ये दोनों रेखा, जो ये दोनों रेखा है, किसी लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान के चलिए किसी देश को आपको चिन्हित करना है, तो जो दोनों रेखा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप अक्षांश और देशांतर के मान को यदि आप याद रखते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी स्थान को इजीली आप लोकेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर बस केवल इस रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस सोई हुई रेखा के बारे में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश बोला जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक विशेष रेखा होता है, ठीक है, एक विशेष रेखा नहीं, अभी आप 3 से 4 विशेष रेखा को आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जब अभी आप इसके बारे में जानिए विषुवत-वृत्त, ठीक है। विषुवत-वृत्त भी एक अक्षांश ही रेखा है, ठीक है। तो जो विषुवत-वृत्त रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। कितना? तो 0 डिग्री। और इसके ऊपर में जाइएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। और नीचे में है आप जाइएगा तो इसका मान भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो आप इस अक्षांश रेखा को देख रहे हैं, ठीक है, ये सब अक्षांश ही रेखा है, ठीक है। तो जैसे कि ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये क्या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो आप विषुवत-वृत्त से, ठीक है, विषुवत-वृत्त से नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तरफ आप जाएंगे और आप इस पॉइंट तक जाएंगे जो ये बिंदु दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 90 डिग्री अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगा। कितना? तो 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से विषुवत-वृत्त से, यानी 0 डिग्री पर जो विषुवत-वृत्त स्थित है, ठीक है, यहाँ से साउथ की तरफ अर्थात साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, ठीक है, और जाइएगा इसी ऐसा ही एक बिंदु होगा, ठीक है, साउथ में, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल। तो वहाँ तक भी आप 90 डिग्री अक्षांश को देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो क्यों लिखा रहा है? क्योंकि ये उत्तर में है। ये विषुवत-वृत्त के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, और विषुवत-वृत्त के साउथ में स्थित सभी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। देखिए विषुवत-वृत्त के दक्षिण में है अर्थात साउथ में है, तो ये द लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि आप इस ग्लोब को आप इंग्लिश में देखते तो यहाँ पे साउथ लिखा रहता है और यहाँ पे नॉर्थ एन लिखा रहता है। शॉर्ट में इसको इस लिखा रहता है और इसको एन लिखा रहता है, ठीक है। तो आप देख लिए कि यहाँ से लेकर विषुवत-वृत्त से यहाँ उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जाने तक, सबसे लास्ट बिंदु तक जाने पर आपको 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा देखने को मिलेगा, ठीक है। और विषुवत-वृत्त से दक्षिण की तरफ यानी साउथ पोल की तरफ जाने पर आपको 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? तो 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में। तो कुल मिलाकर आपको 180 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो आप ये अक्षांश रेखा को देख रहे हैं तो आपको ये किस तरह दिखाई दे रहा है? आपको ये वृत्त की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेसिकली इसको वृत्त भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं विषुवत-वृत्त, क्योंकि ये लाइन वृत्त की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं देखते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बतलाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और जो भी आपको इसमें टॉपिक या कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो चैप्टर है, ठीक है,
पूर्ण रूप से कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें डाउट होगा, ठीक है, आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हम उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अर्थात और नहीं होगा तो दूसरा मेथड से भी आपको हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो विषुवत शून्य अक्षांश को दर्शाती है, जैसा कि हमने अभी बतलाया कि जो विषुवत है इस 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश, ठीक है। तो हमने बतलाया कि इसको नॉर्थ में आप जाइएगा, ठीक है, नॉर्थ में आप जाइएगा तो 90 डिग्री तक आपको अक्षांश रेखा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। यानी 90 डिग्री आप अक्षांश रेखा को कहाँ वहाँ तो उत्तरी ध्रुव की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा को आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। तो यही दे रहा है कि इसी प्रकार आप 90 डिग्री अंश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है, तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार विषुवत के उत्तर में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत है, ठीक है। और इसके क्या है, समानांतर रेखा ही ना हो गया, ये सब तो समानांतर रेखा हो गया, क्योंकि किसी से मिल थोड़े रहा है, ये कभी किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कभी किसी से नहीं मिलेगा, इसलिए इसको समानांतर रेखा बोला जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि विषुवत के उत्तर की सभी समानांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत के उत्तर के सभी समानांतर रेखा को, इस रेखा को, इस रेखा को, इस रेखा को, इन सबको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, क्योंकि ये विषुवत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और इसी प्रकार विषुवत के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको एक ही रेखा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप पूर्ण रूप से जब मैप को देखिएगा, ग्लोब को देखिएगा, ठीक है, तो इसमें और भी आपको जैसे आप नॉर्थ में देख रहे हैं उसी प्रकार साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विषुवत के साउथ में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। समानांतर इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने बतलाया था कि नॉर्थ में स्थित सभी समानांतर रेखा को, ठीक है, नॉर्थ में स्थित विषुवत के नॉर्थ में स्थित सभी समानांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और विषुवत के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखा को कौन सी तो दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, जिसके लिए शॉर्ट उत्तर के लिए उ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और दक्षिण के लिए द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिजोन दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोन विषुवत के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोन 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिकली आपको यही बतलाने की कोशिश कर रहा है। मान के चलिए आप इसको उत्तर और दक्षिण नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए जो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई देश या शहर स्थित है, ठीक है। तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 40 डिग्री जो अक्षांश है ये तो भाई दक्षिण में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इस प्रकार 40 डिग्री भी दक्षिणी अक्षांश होगा। तो जिस प्रकार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक उसी प्रकार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित होगा। तो आप उत्तर और दक्षिण को आप यदि छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि कोई भी शहर या देश नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है, क्या आपको मालूम चलेगा? इसीलिए इसको उत्तर के लिए उस शब्द शॉर्ट में उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और दक्षिण के लिए
द शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि ये हमको पता चल सके कि कोई भी शहर या कंट्री किस गोलार्ध में स्थित है, क्या वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो यही बोल रहा है जो इक्वेटर होता है अर्थात विषुववृत्त जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को यानी अक्षांश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंडेड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर दक्षिण बोल रहा है। ठीक है। और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल, यानी यही बोल रहा है कि 90 डिग्री लैटिट्यूड आपको नॉर्थ पोल की तरफ मिलेगा। ठीक है। और 90 डिग्री लैटिट्यूड आपको साउथ पोल की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है। एज सच ऑल द पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है। तो ऑल द पैरेलल लाइन, ठीक है, ठीक है, ऑफ द नॉर्थ पोल के सभी पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार ऑल द पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। ठीक है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और लेटर एस। ठीक है। विषुववृत्त के नॉर्थ में स्थित किसी देश या शहर को पॉइंट करने के लिए शॉर्ट लेटर एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित किसी शहर या कंट्री के लिए कंट्री का लोकेशंस को पॉइंट करने के लिए शॉर्ट में दक्षिण के लिए एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि इंडिया में पड़ता है। ठीक है। एंड बेलो होरिजोंट इन ब्राज़ील, ठीक है, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है। दोनों तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है, लेकिन जो पहले वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है। द लेटर, और बाद वाला जो है वो 20 डिग्री साउथ में स्थित है। इक्वेटर का 20 डिग्री साउथ में स्थित है। देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजोंट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड। ठीक है। वी सी द फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स लैटिट्यूड डिक्रीजेज। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि जो विषुववृत्त होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। ठीक है। और इसका उत्तर में स्थित सभी अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है। और इसके दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है। और बेसिकली जो विषुववृत्त है ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अभी हम बतला दे रहे हैं। बेसिकली हम विषुववृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। और कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये उत्तरी क्यों भाई, ये उत्तर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये विषुववृत्त के नॉर्थ में स्थित है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री उत्तर बोला जा रहा है। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आप 0 डिग्री के आप साउथ में देखिएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिण लिखा है। ठीक है। और तो हम तो इसमें बेसिकली विषुववृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। देन कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है। और एक हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में। ठीक है। तो जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हम लोग दक्षिण में पढ़ेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में, जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है अर्थात अक्षांश रेखा है। ठीक है। जिसको हम लोग
अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ने के बाद में आपको इन सारे को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। और बेसिकली जो कर्क रेखा है, ठीक है, और जो कर्क रेखा है आप देख रहे हैं जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है, और ये जो मकर रेखा देख रहे हैं 23.5 डिग्री पर स्थित है। इन दोनों के बीच स्थित भूभाग के लिए उष्णकटिबंध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जब आप विषुववृत्त के नॉर्थ में जाइएगा, ठीक है, तो कर्क रेखा, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच स्थित भूभाग के लिए हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित भूभाग के बारे में पढ़ते हैं, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप ठीक उसी प्रकार जैसे कि उत्तर में नॉर्थ में हम लोग पढ़े और साउथ में हम ऐसे ही आएंगे, तो विषुववृत्त और मकर रेखा, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री पर स्थित है। इन दोनों के बीच स्थित भूभाग के लिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित भूभाग को हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको इसलिए बतला दिए हैं ताकि आप अभी जो पढ़ेंगे वो आपको दिमाग में पढ़ते वक्त थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसमें नाम दिए गए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब हम आपको ये चित्र के माध्यम से अभी थोड़ा सा हिंट्स दिए हैं, ठीक है, इसको बाद में हम अभी भी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हिंट्स दिए हैं ताकि आप जब हम उन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, ताकि क्योंकि ये एक नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, जैसे कि ऊपर पढ़ा आपने विषुववृत्त, ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विषुववृत्त, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है विषुववृत्त, ठीक है। और ये कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, जो कि 90 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ है भाई? तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तथा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो आप इधर आइएगा साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये भी 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कहाँ? तो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो अभी आप विषुववृत्त के बारे में देख लिए, उत्तरी ध्रुव के बारे में देख लिया और दक्षिणी ध्रुव के बारे में देख लिया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी हैं। तो कौन है? चलिए उसको देखते हैं। एक है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध आप समझे, हमने इसके पहले आपको बतलाए थे ऊपर, ठीक है। एक बार और हम आपको बतला दे रहे हैं क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता। ये 0 डिग्री पर स्थित है, इसको विषुववृत्त बोलते हैं, ठीक है। और इसके उत्तर में स्थित सभी भाग के लिए, ठीक है, इसके उत्तर में स्थित सभी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। विषुववृत्त के उत्तर में स्थित सभी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित सभी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो इस सभी भाग के लिए हम यहाँ से लेकर विषुववृत्त के से दक्षिण लेकर पूरे भाग के लिए हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। और विषुववृत्त के नॉर्थ में हम जब जाएंगे, ठीक है, इधर, तो इस पूरे भाग के लिए हम साउथ हेमिस्फीयर अर्थात या भले नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। और नीचे हम लोग साउथ हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत समझ में आएगा। तो यही यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है।
जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आप बताइए उत्तरी गोलार्ध आप किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है। तो ये विषुववृत्त के ऊपर में स्थित सभी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि विषुववृत्त के उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री है और विषुववृत्त के उत्तर में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार आप विषुववृत्त के दक्षिण में आइएगा। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आइएगा। विषुववृत्त के दक्षिणी गोलार्ध में जब आइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? तो मकर रेखा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो आपने अभी क्या कौन कौन सी रेखा के बारे में पढ़ा? तो मकर रेखा के बारे में पढ़ा और कर्क रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक है, और तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है तीसरा नंबर रेखा के बारे में विषुववृत्त के 66.5 डिग्री में उत्तर में स्थित उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया विषुववृत्त। ठीक है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और विषुववृत्त के दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में स्थित। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और 66.5 डिग्री पर स्थित। ठीक है, इस रेखा को बोला जा रहा है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, क्या? उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक इसी प्रकार आप 66.5 डिग्री दक्षिण में आइएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये रहा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो अभी आप कुछ महत्वपूर्ण, अभी सबसे अधिक महत्वपूर्ण 4 रेखा के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? तो सबसे पहले पढ़ा आपने कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो इन 4 रेखा के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त आपने ऊपर विषुववृत्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, और आपने उत्तरी ध्रुव के बारे में पढ़ा जो कि 90 डिग्री उत्तर में स्थित है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त आपने दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ा था जो कि 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है, तो इन सभी को आप अक्षांश रेखा ही बोलते हैं। इसको सभी को अक्षांश यानी, ठीक है क्या, तो लैटिट्यूड ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब का नाम है। ठीक है, और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही अब इंग्लिश में आपका जो एनसीईआरटी बुक दे रहा है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड के कुछ पैरेलल में स्थित इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोल रहा है ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको इक्वेटर बोल रहा है इंग्लिश में। ठीक है, और इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, और इसके विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित 90 डिग्री पर स्थित साउथ पोल है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन है भाई? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये रहा 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कि विषुववृत्त के उत्तर में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है 23.5 डिग्री पर। कौन? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है,
और ठीक इसी प्रकार आप 23.5 डिग्री दक्षिण में आइएगा, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री पर ही स्थित है, पर ये दक्षिण में है, ठीक है, तो इसके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला रहा है ट्रॉपिक तीसरा जो रेखा है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, एट द 66 डिग्री ऑफ नॉर्थ इक्वेटर, तो ये रहा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक इसी प्रकार आप साउथ में आइएगा, इक्वेटर के साउथ में, तो 66.5 डिग्री साउथ में आपको अंटार्कटिका सर्कल देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यही आपको दे रहा है देयर फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो कौन कौन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है, ठीक है, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा रेखा है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद में है अंटार्कटिका सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में स्थित है, इक्वेटर के 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग कुछ विशेष इन रेखा के बीच में स्थित भूभाग के यानी ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, और जो ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत से टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि आप रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सबसे इसका लिंक है। अच्छा, अभी हमने आपको कर्क रेखा के बारे में बोला, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, तो यही बोल रहा है, ये सब आपको दिमाग में आपको इमेज बनना चाहिए इसका, तब आपको समझ में आएगा। तो यही बोल रहा है कर्क रेखा, ठीक है, जो कर्क रेखा आपने देखा, ठीक है, और मकर रेखा, इनके बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये हो गया कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये हो गया मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कर्क रेखा, ठीक है, और मकर रेखा के बीच स्थित सभी अक्षांश पर, ठीक है, सभी अक्षांश पर, इनके बीच स्थित सभी अक्षांश पर वर्ष में एक बार सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में एक बार इन पूरी रेखा पर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच स्थित सभी अक्षांश पर वर्ष में एक बार सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। और उष्णकटिबंध के मतलब आपको इसको महसूस कीजिए, ये उष्णकटिबंध इसके नाम से ही समझ में आता है। यहाँ पर वर्ष भर आपको हीट मिलते रहेंगे, और हीट काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है, इन एरिया में, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, आपका एनसीईआरटी बुक बोला है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर में सूर्य कभी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, ठीक है, और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछे होती जाती है, ठीक है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये रहा कर्क रेखा, ठीक है, जो कि विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और ये रहा उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। तो इनके बीच सभी अक्षांश पर, ठीक है, इनके बीच सभी अक्षांश पर कभी भी, ठीक है, कभी भी दोपहर में, ठीक है, हमारे सिर के ऊपर सूर्य नहीं होता है, ठीक है। इसी पर ठीक, तो इसीलिए इन क्षेत्र में क्या होता है कि
मध्यम तापमान रहता है, ठीक है, मध्यम टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के ठीक है, इस पूरे क्षेत्र के लिए कौन से, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और ठीक आप इसी प्रकार यहाँ पर आइएगा तो मकर रेखा यहाँ से लेकर 23.5 और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, तो इनके बीच के सभी अक्षांश पर भी जो हमारा सूर्य है ये दोपहर में हमारे सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो टेम्परेचर होता है ये मध्यम रहता है, ठीक है। तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो आपने कौन कौन से कटिबंध के बारे में, ताप कटिबंध के बारे में पढ़ लिया, तो उष्ण कटिबंध के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है, और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ये रहा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये रहा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये रहा उष्ण कटिबंध। तो आपने 3 ताप कटिबंध के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि किनके बीच में पाया जाता है, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है। तो अब इन एरिया में बोल रहा है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, ठीक है, जो कि 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और ये रहा उत्तरी ध्रुव जो कि 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव पे उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 90 डिग्री से लेकर और यहाँ तक उत्तरी ध्रुव वृत्त तक इसके बीच स्थान को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा मतलब प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आएगा तो ये पूरा यहाँ पर पूरा पड़ रहा है प्रकाश, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जाएगा यहाँ से कुछ प्रकाश आपका इस तरह चल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार बढ़ जाएगा और ये पूरे अच्छी तरह से इस एरिया में नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी ठंड रहता है, ठीक है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित स्थान को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आप दक्षिण में आइएगा तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, जो कि 66 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, जो कि 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। इनके बीच सभी अक्षांश पर, ठीक है, सूर्य का ताप ठीक से नहीं पड़ता है, ठीक है, इसीलिए यह भी क्षेत्र काफ़ी ठंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्षेत्र काफ़ी ठंड होता है, इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और एक बात हम आपको और बतला दे रहे हैं, अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, जैसा कि मान के चलिए अभी जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य कुछ यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य हो गया, ठीक है, इस सूर्य हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जो है ना इन क्षेत्र पर, इस पूरे क्षेत्र के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र के। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य है इसका सीधा प्रकाश इस क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक है, और इसलिए यहाँ जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये काफ़ी गर्मी वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर काफ़ी हीट मिलता है, सालों भर हीट मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोलता है। और ये यहाँ पर गर्मी भाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पर जाता है, ठीक है, अब यहाँ से जो प्रकाश होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार चल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार जाएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों में अच्छी तरह से सूर्य का हीट नहीं मिल पाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक
हीट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सालों भर गर्मी रहता है, ठीक है। तो इसके लिए उष्ण कटिबंध नाम का प्रयोग किया गया, ठीक है। और जो यहाँ है, ठीक है, इससे कम इस एरिया में मिलता है, ठीक है। इससे कम इस एरिया में मिलता है, ठीक है, और इस एरिया में मिलता है, ठीक है। इन दोनों एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में, इन दोनों एरिया में मिड टेम्परेचर होता है, मध्यम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण, क्योंकि ये उत्तर में है, ठीक है, विषुववृत्त के उत्तर में है, ठीक है, इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और ये विषुववृत्त के दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर मिड टेम्परेचर, यहाँ पर भी मिड टेम्परेचर, ठीक है, और सबसे लो टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर मिलता है। सबसे लो टेम्परेचर यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो फिर भी कुछ सूर्य का टेम्परेचर मिल रहा था, ठीक है, यहाँ तक, इस स्थान तक तो कुछ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर तक बहुत थोड़ी मात्रा में मिल टेम्परेचर। तो यहाँ पर मानो हमेशा बर्फ की तरह जमा हुआ रहता है, ठीक है, काफ़ी ठंडा एरिया होता है, तो इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार दक्षिण में आइएगा, ठीक है, तो इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये भी कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों इन सब का नाम क्यों पड़ा। ऐसे ही नाम नहीं रख दिया गया, टेम्परेचर के आधार पर किस एरिया में कितना टेम्परेचर मिल रहा है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। और इन पर बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि अब मिलाइए, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ मिलेगा, तो आपको इस एरिया में सबसे ज़्यादा वनस्पति मिलेगा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको वर्षा को देखने को मिलेगा, वर्षा भी इस एरिया में सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इन सब पर क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। हमने बोला पहले भी कि जो चैप्टर है एक कंसेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो आगे बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि उसको हम लोग केवल रीड करेंगे क्योंकि इसको 2 से 3 बार अभी हमने समझा दिए हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के हीट जोन जो कि ऊपर हमने हिंदी में पढ़ा था, बेसिकली वही है, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरलोड एट द लास्ट वन से ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यही बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित सभी लैटिट्यूड पर, ठीक है, साल में, ठीक है, 1 ईयर में, ठीक है, साल में एक बार जो सूर्य है, ठीक है, वो मिड डे में यानी दोपहर में हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए दिस एरिया देयर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। तो इस एरिया में मैक्सिमम हीट मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन अर्थात उष्ण कटिबंध बोला जाता है, क्योंकि इस एरिया में अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इस सूर्य का हीट मिलता है। सालों भर यहाँ पर काफ़ी मतलब बाकी सभी क्षेत्रों से यहाँ पर हीट मिलता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो एरिया है, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रे गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल्स। तो अब यहाँ पर बोल रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच कभी भी सूर्य नेवर सन शाइन ओवरहेड, कभी भी जो सन होता है जो हमारे दोपहर में हमारे सिर के ठीक ऊपर सनशाइन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इन स्थान पर मिड टेम्परेचर होता है, ठीक है, मध्यम तापमान होता है, ठीक है। और ये जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ है, इसका जो टेम्परेचर है, सूर्य का टेम्परेचर ये घटता ही जाता है, तो इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है, ठीक है। किस एरिया को भाई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित सभी अक्षांश और उस क्षेत्र को टेम्परेट जोन बोला जाता है, ठीक है, जिसको
areas laying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctica Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called a freeze zone. ठीक है, तो जो आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, इनके बीच जो सन का जो प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, तो फ्रीज जोन, ठीक है। और आप वैसे ही आप जब साउथ की तरफ जाइएगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ जाइएगा तो अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है, और साउथ पोल, और इन दोनों के बीच स्थित भाग को फ्रीज जोन बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी हमने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ये वाले ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, और इसके उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री देख रहा है नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच सभी अक्षांश पर वर्ष में दिन के दोपहर में सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए इन एरिया में सूर्य का प्रकाश बहुत सी मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है, और इन एरिया में मैक्सिमम हीट हमको मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम हीट मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में हीट यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो इस एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच एरिया को क्या बोलते हैं, तो टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के बीच स्थित भाग को, ठीक है, यहाँ ये स्थित भाग को क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पर सूर्य का मिड टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, मिड, यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पर मिड मिलता है, ठीक है, सबसे लो यहाँ पर मिलता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच। तो इसलिए इसको फ्रीज जोन बोलता है, क्योंकि ये बर्फ की तरह जम जाता है, फ्रीज हो गया होता है, ठीक है। और ठीक साउथ की तरफ यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस एरिया को क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सूर्य का मिड टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, और अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है, और साउथ पोल के बीच स्थित भाग को फ्रीज जोन बोलते हैं। क्यों फ्रीज जोन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश होता है बहुत कम मात्रा में मिलता है। सबसे लो अगर मिलता है तो इस एरिया में मिलता है, ठीक है, फ्रीज जोन, और इस एरिया में मिलता है। ये सबसे लो हो गया, मिड वाला ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। सबसे मैक्सिमम कहाँ पर मिलता है, तो टॉरिड जोन में मिलता है। ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार इसको क्रम में दिया रहता है और ये पूछा जाता है। और यह भी आपको याद रखना चाहिए कि भाई ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। जैसे कि आपको पूछ दिया जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच टॉरिड जोन तो आता ही है, लेकिन बतलाइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी कंसेप्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, ठीक है। आगे आपको मान के चलिए जो ज्योग्राफी का वो क्या है कि वर्षा जो हो गया, ठीक है, और जो आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ेगा उसका ये बेसिक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको, और वही नहीं, आप बहुत सारे लाइक आप जब एथी पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये उसका भी ये बेस हो गया, ठीक है। तो ये आपको ये बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, जो कि एक बेस की तरह जो घर बनता है, ठीक है, उसका जो बेस तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देशांतर क्या है, ठीक है, देशांतर क्या है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा,
और वही हमने जितने भी रेखा के बारे में पढ़ा वो अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा? तो अक्षांश रेखा के बारे में, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और अक्षांश रेखा है, ठीक है, हमने उसके बारे में देखा कि भाई उसका विशेषता क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ठीक हम इसी प्रकार के बारे में देखेंगे कि देशांतर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि हमने ऊपर देखे थे कि जब किसी भी शहर और कंट्री को लोकेट करना है, तो किसी भी शहर और कंट्री को लोकेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अक्षांश और देशांतर दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन हम आपको एक और बात बता रहे हैं, जो कि अक्षांश है, ठीक है, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, वो ताप से, टेम्परेचर से उसका संबंध होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा उसका कौन चीज़ से संबंध होता है, तो टेम्परेचर से संबंध होता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, इसका संबंध टाइम से होता है, ठीक है। कौन चीज़ से? तो टाइम से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक और कंसेप्ट है, जब भी आपसे उत्तर और दक्षिण के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो ये समझ लेना है आपसे कि वो अक्षांश रेखा के बारे में आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण केवल अक्षांश रेखा के बारे में ही आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और जब भी आपसे बात करें पूर्व और पश्चिम, तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि ये देशांतर रेखा के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि देशांतर रेखा है क्या। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, ठीक है, और उस स्थान की अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश, कहाँ तो 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि क्या यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है या दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, ठीक है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थान की दूरी कितनी है, ठीक है। और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मोतर कहते हैं। तो यही बोल रहा है, अब बेसिकली एनसीईआरटी आपका जो बुक है, मैं यही बोल रहा है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारी की और आवश्यकता होती है। तो कौन सी जानकारियाँ? तो भाई जैसे कि यहाँ पर 2 लोकेशंस के बारे में दे रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, वो दोनों क्या है कि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और वो कहाँ पर स्थित है? तो 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। पर उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि क्या वो उत्तरी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर है या दक्षिणी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, ये आपको बतलाना क्या चाह रहा है, ठीक है। ए हो गया इक्वेटर, ठीक है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसके समानांतर, ठीक है, और भी रेखा है भाई। और कितना है भाई? तो 90 तक रेखा है नॉर्थ में और 90 तक साउथ में भी है। तो हम तो उतना नहीं लिखेंगे, लेकिन बस कुछ को ही देकर समझाएंगे, ठीक है। और साउथ में भी आप आइएगा तो यहाँ पर भी कुछ समानांतर रेखा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार तो ये 0 डिग्री पर इक्वेटर है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आप वर्टिकल लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार लैटिट्यूड में एक मेन रेखा को बारे में आपको बतलाया गया है 0 डिग्री यानी इक्वेटर के बारे में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक 0 डिग्री पर स्थित है देशांतर रेखा, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है, ठीक है, देशांतरीय या मोतर। इस 0 डिग्री रेखा को देशांतरीय या मोतर बोला जा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार मतलब 0 डिग्री पर
इक्वेटर है तो इसको इक्वेटर अर्थात विषुवत बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो देशांतरीय यामोत्तर बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया भाई, तो डिफरेंस ये हो गया कि जो ए है, ए आपका जो ए हो गया, ए अक्षांश रेखा हो गया, इस पूरे को अक्षांश बोलते हैं और इस पूरे को देशांतर बोलते हैं। और आपको अलग अलग याद रखने के लिए यहाँ याद रखिएगा कि ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका जो एक मेन लाइन हो गया जो कि पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट नॉर्थ और साउथ में बांटते हैं, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार जो हमारे पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट अर्थात पूर्व और पश्चिम में बांटते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो देशांतरीय यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो ये देशांतरीय यामोत्तर है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, कि मान के चलिए भाई अभी तक ने हमने ऊपर केवल अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर ये देखा था कि मान के चलिए कि 20 डिग्री है, यहाँ पर 20 डिग्री कोई अक्षांश रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 20 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये तो हो गया उत्तर, यहाँ हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर कोई स्थान है तो हम तो बोल देंगे भाई कि ये 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, और इसको बोल देंगे कि ये 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। लेकिन भाई क्या इसको आप एग्जैक्ट क्या किसी भी शहर या देश का आप एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं? कभी नहीं आप पता कर सकते। जबकि आपके पास देशांतर रेखा नहीं होगा तो आप कभी नहीं पता नहीं कर सकते किसी भी देश या शहर का लोकेशंस के बारे में, ठीक है। तो आपके लिए अक्षांश रेखा के साथ देशांतर रेखा को भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो जिस प्रकार मतलब 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और इसके उत्तर में स्थित आप पूरे उत्तर में स्थित सभी रेखा को उत्तरी अक्षांश बोलते थे, ठीक है। और 0 डिग्री के दक्षिण में स्थित सभी रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते थे। ठीक इसी प्रकार जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, जो ये देशांतरीय यामोत्तर है, इसके पूर्व में स्थित सभी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और पश्चिम में स्थित सभी देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। और जिस प्रकार मतलब अक्षांश के लिए 0 डिग्री के उत्तर में स्थित अक्षांश के लिए नॉर्थ के लिए शॉर्ट में एन का प्रयोग करते थे, ठीक है, और साउथ के लिए शॉर्ट में एस का प्रयोग करते थे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि आप 0 डिग्री देशांतर से आप पूर्व में जाइएगा तो किसी भी जाइएगा तो आप यहाँ पर आपको शॉर्ट में आपको पूर्व में लिखा होता है और यहाँ पर शॉर्ट में पश्चिम लिखा जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए अभी हमने बताया कि कोई शहर और कंट्री, ठीक है, 20 डिग्री उत्तर में स्थित है और 20 डिग्री साउथ में स्थित है। तो ये तो आपको मालूम चल रहा है कि कोई शहर है जो कि एक शहर है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ में या 20 डिग्री साउथ में स्थित है। लेकिन क्या इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, उस शहर और उस देश का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आपको पता चल रहा है? नहीं, आपको ये नहीं पता चल रहा है। जब तक आपके पास देशांतर रेखा के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप नहीं मालूम कर सकते कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा। तो जो कि देशांतर रेखा है, ठीक है, वो ये आपको ये बतलाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि जो ये 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है, ठीक है, जो 20 डिग्री उत्तर में स्थित है और 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है, और ये यामोत्तर है, ठीक है। और जो 0 डिग्री जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो इसके जब पूरब में जाइएगा तो 20 डिग्री उत्तर के सामने भाई तो कोई इसकी मतलब वर्टिकल लाइन तो इससे मिलेगा कि नहीं? तो जब यहाँ पर लाइन मिलेगा और यहाँ से ए लाइन आएगा तो क्या अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन पाना हमारे लिए मुश्किल हो गया कि आसान हो गया? अब आसान हो गया। और अब हम आपको इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरब में है, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, और ये नॉर्थ में स्थित है। तो यहाँ के लोकेशंस को हम क्या बोल सकते हैं? इस लोकेशंस को हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इस शहर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये शहर उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर में क्यों स्थित है? तो ये भाई इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। पूर्व में क्यों स्थित है? तो ये देशांतरीय यामोत्तर के पूर्व में स्थित है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार यदि किसी भी शहर या कंट्री के बारे में एग्जैक्ट लोकेशंस को मालूम करना है तो हमको अक्षांश यानी लैटिट्यूड के साथ हमको लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा के बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि उनके बीच की दूरी की देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में मापा जाता है तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और एक अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक है, और एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरीय या मोतर आपस में मिलते हैं। तो ये रहा देशांतर। ठीक है, ये देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, और जो ये 0 डिग्री आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है देशांतरीय या मोतर। ठीक है, इसके पूरब में स्थित सभी रेखा को आप पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके पश्चिम में स्थित सभी रेखा को आप पश्चिमी देशांतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि जो ये देशांतर रेखा है, ठीक है, ये दो, जैसे मान के चले ये 2 देशांतर रेखा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल, ठीक है, ऊपर और दक्षिण साउथ पोल की तरफ जाइएगा तो 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होता जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होता जाएगा। ठीक है, और यदि आपको अक्षांश रेखा के बारे में पूछा जाए तो यह अक्षांश रेखा के बारे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, क्योंकि वो समानांतर है, और जो समानांतर है वो कभी एक साथ तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और ये क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव पर सब जाकर मिल जा रहा है, ये समानांतर नहीं है। ठीक है, इसको आप समानांतर नहीं बोल सकते, देशांतर रेखा को आप समानांतर नहीं बोल सकते। और ये 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ जाने पर घट रहा है। और एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है इसमें कि 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी, ठीक है, सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? 2 देशांतर रेखा के बीच के सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपको इक्वेटर एरिया की तरफ, ठीक है, इक्वेटर एरिया आप पढ़े थे। ठीक है, उस एरिया की तरफ, जैसे यहाँ लगभग यहाँ पर होगा इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में, ठीक है, देख रहे हैं आप, इसमें दूरी सबसे अधिक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि क्या 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर घटता जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर यही बताया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज ए नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, तो यही आपको बोल रहा है कि किसी फिक्स पोजीशंस के बारे में आपको जानने के लिए, ठीक है, आपको लैटिट्यूड के साथ आपको कुछ और भी रेखा के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी रेखा के बारे में? तो यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइसलैंड, ठीक है, जो कि टोंगा आइसलैंड कहाँ है भाई? तो पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, एंड मॉरिशस आइसलैंड जो कि इंडियन ओशियंस में है। ठीक है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। और ये दोनों ओशियन कहाँ? वो दोनों एशियन सेम लैटिट्यूड पर स्थित है। तो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर? तो ये 20 डिग्री साउथ में स्थित है। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट देज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रिफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। देज लाइन्स आर रिफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, and the distance between them are measured in the degrees of longitude. Each degree is further divided into minute and minute into second. और यहाँ पे एक बात और बताया गया है, जो कि जो ये डिग्री है इसको मिनट में इसको बांट दिया जाता है और मिनट को सेकेंड में बांट दिया जाता है। ठीक है,
इसीलिए तो हमने आपको बताया कि जो देशांतर रेखा का संबंध है वो टाइम से होता है, ठीक है, और जो अक्षांश रेखा का संबंध है वो टेम्परेचर से होता है, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडियली polarwards until it's become zero at the poles where are the meridians meet। अब यहाँ पर बोला है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय में अक्षांश रेखाओं से भिन्न। अच्छा, ये अक्षांश रेखा से भिन्न क्यों बोला है? क्योंकि जो अक्षांश रेखा है ये समानांतर है, ठीक है, वो कभी एक रेखा दूसरे रेखा से नहीं मिल सकता, ठीक है, लेकिन जो देशांतर रेखा है ये एक समय पर जाकर, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर ये दोनों सभी रेखा एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो अक्षांश रेखा है कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय या मोटर की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो देशांतरीय या मोटर देखिए जो देशांतरीय या मोटर की लंबाई समान होती है, ठीक है। इसलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, ठीक है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ठीक है। इस यामोतर को प्रमुख यामोतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं, ठीक है। प्रमुख यामोतर, ठीक है, तथा 180 डिग्री यामोतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान की देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोतर एक ही रेखा पर स्थित है। अब गलोपा अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने आपको ऊपर बताया भी थे, जब आपको किसी भी शहर के और कंट्री के बारे में जानना है तो आपको अक्षांश और देशांतर दोनों मालूम हो तो आप किसी भी शहर और कंट्री को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 24 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब रेखाएं आप देख रहे हैं जैसे अभी हम दे रहे हैं, ठीक है। इन सभी रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। कौन सी? तो इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो ये रेखा आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल रेखा है, ठीक है, जो कि खड़ी हुई अवस्था में है, ठीक है। ये सब देशांतर रेखा है, ठीक है, ठीक है, ये सब देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ठीक मतलब 0 डिग्री पर विषुवत स्थित है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो 0 डिग्री पर क्या है, प्रमुख यामोतर है, ठीक। जो 0 डिग्री इक्वेटर अथवा विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में स्थित सभी भाग को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो देशांतर रेखा है, प्रमुख यामोतर है, जो 0 डिग्री पर स्थित है, इसके पूरब में स्थित सभी रेखा को क्या बोलते हैं? तो ये देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसके पश्चिम में स्थित सभी रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर बोलते हैं और पश्चिम में स्थित पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है। अब मान के चलिए यहाँ पर एक और बात बतलाया गया है कि जो देशांतर रेखा है, ठीक है, इसका लंबाई एक समान होता है, ठीक है। देशांतर रेखा की लंबाई एक समान होती है, ठीक है, लेकिन जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, उसका लंबाई एक समान नहीं होता है। उसका लंबाई जैसे ही जाएगा मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो उसका लंबाई घटता जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी याद आपको रखना है कि जो यथी है, जो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की
तरफ जाने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समान ही रहता है। लेकिन दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने पर उसका दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जाता है। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, ये दो देशांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाने पर घटता जा रहा है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार आप यदि अक्षांश रेखा को देखिएगा, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे अक्षांश रेखा काफ़ी लंबी है, लंबी है, ठीक है। और ये धीरे धीरे नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ जाने पर इसका घटती जाती है, ठीक है। लेकिन जो देशांतर रेखा है, ठीक है, इसकी सभी तरह से, ठीक है, जिस प्रकार अभी यहाँ पर दिख रहा है इसके पीछे भी उसी प्रकार होगा, ठीक है। तो इसका देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब देशांतर और समय, अब देखिए हम अभी आपको हम समझाए थे कि जो देशांतर है अर्थात लॉन्गिट्यूड है उसका संबंध समय से है, ठीक है, टाइम से है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर देशांतर और समय इसका किस प्रकार संबंध है, ठीक है, दोनों का तो देखेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है और अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन होगा, ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो स्थानीय समय के बारे में आपको मालूम लगाना है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, ठीक है, उस समय आपका परछाई काफ़ी लंबी बनती है, ठीक है। लेकिन दोपहर में ये परछाई काफ़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो दोपहर में उस समय क्या 12 दिन का 12 बज रहा होगा, ठीक है, जब आपका परछाई नहीं बनती है, और बनती भी है तो छोटी बनती है, ठीक है। तो उसको दोपहर में 12 बज रहा होगा, ठीक है। और उसी के आधार पर आगे में है टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। बोल रहा है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, ठीक है। तथा जो पश्चिम में है, जो ग्रीनविच के पश्चिम में है, उनका समय ग्रीनविच का समय से क्या होगा, पीछा होगा, ठीक है। समय की अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटा में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। जो हमारा पृथ्वी है वो 24 घंटा में 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है। अर्थात 1 घंटे में हमारा पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है, ठीक है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अर्थात हम ये कहें कि हमारा जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अर्थात 4 मिनट में हमारा जो पृथ्वी है वो केवल 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में स्थित समय होगा। 15 से मल्टीप्लाई आप 4 से कीजिएगा तो 60 मिनट होगा, अर्थात 1 घंटा। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि ये ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित सभी देश या शहर का टाइम ग्रीनविच से आगे होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित सभी देश या शहर का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा, ठीक है। और जितने डिग्री पर होगा उतने डिग्री के अनुसार वो पीछे और आगे होगा, ठीक है। इसको अभी हम समझाएंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार इसको अच्छी तरह से रीड कर ले, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक है, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य
आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिया गया देशांतरीय एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, हम आपको अभी बतलाते हैं पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिजाइन किए थे। ठीक है, इसी चैप्टर का। ठीक है, तो उसमें हम एक कंसेप्ट को क्लियर किए थे। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, जिसको विषुववृत्त बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और ये रहा प्रमुख या मोटर, जिसको इंग्लिश में मीन मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, अर्थात मीन मेरिडियन है। ठीक है, तो इसके आप पूर्व में जाइएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, और इसके आप इधर पश्चिम में जाइएगा। ठीक है, और जो 0 डिग्री मेरिडियन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रीनविच है। ठीक है, ग्रीनविच है। ठीक है, ग्रीनविच है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जब मेन मेरिडियन पर जो स्थित जो एक ग्रीनविच है, मेन मेरिडियन पर स्थित जो ग्रीनविच है, इसके आप पूर्व में जाइएगा। ठीक है, तो ग्रीनविच पर मतलब उस समय जितना टाइम होगा, ठीक है, ठीक है, उससे जितना डिग्री आप मतलब पूर्व में जाइएगा। ठीक है, मेन मेरिडियन से जितना डिग्री पूर्व में जाइएगा। ठीक है, और जितना यहाँ पर ग्रीनविच पर टाइम होगा। ठीक है, तो इस टाइम से ग्रीनविच का टाइम से जो पूर्व में जो स्थित देश या शहर होगा, ठीक है, उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आप पश्चिम में जाइएगा, ग्रीनविच के पश्चिम में जाइएगा। ठीक है, तो ग्रीनविच पर जितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है, उसका टाइम से पीछे होगा। ठीक है, तो हम आपको अब समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये 24 घंटा में 360 डिग्री मूव करती है। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए अभी हम आपको मैथ की भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, आप सर्कल के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 0 डिग्री है, हम यहाँ से शुरू करें। ठीक है, और इसको इस तरह से घुमाएं। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाएं। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाए और ले आकर पूरा यहाँ पर मिला दिए। तो अब हमको आप यह बतलाइए कि इसको कितना डिग्री हम बोल सकते हैं, हम इसको कितना डिग्री घुमाएं। तो आप बोलिएगा कि इसको हम 360 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि भाई 90 डिग्री तो ये हो गया क्या, 90 डिग्री ये हो गया, क्योंकि इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री ए हो गया, और इस सबको मिलाइएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपका बोल रहा है एनसीईआरटी बुक, जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, और जब 24 से 360 में आप भागा दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, 24 से 360 डिग्री में डिवाइड कीजिएगा, तो 1 घंटा में जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो 15 डिग्री मूव करती है। ठीक है, 1 घंटा में हमारा पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो हमारा पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, कितना घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अर्थात हम ये कहें कि हमारा पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो सो इंडिया टाइम फ्रॉम ग्रीनविच, तो जो हमारा जो इंडिया का टाइम है, ठीक है, वो ग्रीनविच के टाइम से कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और आगे क्यों है, क्योंकि भारत का भी एक मानक समय माना गया है। ठीक है, भारत में भी एक मानक समय माना गया है। ठीक है, वो कितना है, तो 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, और 82.5 से आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और 60 से भागा दीजिएगा, क्योंकि घंटा में बदलने के लिए आपसे 60 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है,
और 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री मूव करने के लिए हमारा पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और इस प्रकार जो हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। इसलिए जब इसको 82.5 डिग्री से और 82.5 डिग्री के 4 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होगा। और 5.5 घंटा आगे तो होगा, जब 5.5 घंटा तो होगा, लेकिन आगे क्यों होगा, 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके इधर वाला भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, और इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो हमारा देश है, हमारा देश का लोकेशन कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर हमारा देश है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया पर है। तो हमारा देश जो है वे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रीनविच के पूर्व में स्थित सभी देश का शहर का टाइम ग्रीनविच से आगे होता है, ठीक है। और ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित किसी भी देश या शहर का टाइम ग्रीनविच से पीछे होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो देश है वो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसलिए हमारा टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे होगा, ठीक है। अगर यही जो हमारा देश है, ठीक है, अगर यदि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होता और 82.5 डिग्री पर ही स्थित होता तो हमारा टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा पीछे होता, ठीक है। तो हम आपको अब यहाँ पर बोल रहे हैं, मान के चलिए कि ग्रीनविच पर, ठीक है, 12 बज रहा है, ठीक है। ग्रीनविच पर कितना बज रहा है, तो 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है। मीन मेरिडियन पर ग्रीनविच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है। अब हम आपको पूछे ग्रीनविच के पश्चिम में कोई देश या शहर 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो अब आप हमको यह बतलाइए कि ग्रीनविच से उसका टाइम कितना आगे और पीछे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बतलाया कि जो ग्रीनविच है, ठीक है, तो ग्रीनविच के यानी जो 0 डिग्री मीन मेरिडियन है, ठीक है, इसके पश्चिम में स्थित पूरे देश या शहर का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है, ठीक है। तो जो ये देश या शहर है ये भी क्या है, ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है, तो इसका टाइम भी पश्चिम में होगा, ठीक है। लेकिन कितना होगा, तो ये 15 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और 1 डिग्री पृथ्वी को मूव करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो आप इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये 60 मिनट होगा। 60 मिनट होगा तो 60 मिनट तो हो गया, अर्थात 1 घंटा तो हो गया। तो ये 1 घंटा आगा होगा कि पीछा। तो अभी हमने बताया कि जो मीन मेरिडियन है और इस पर जो ग्रीनविच स्थित है इसके पश्चिम में स्थित सभी देश या शहर का टाइम पीछे होगा। तो 1 घंटा ग्रीनविच का टाइम से ये पीछे होगा। तो हम आपको बोले थे कि ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बज रहा था, तो अब यह टाइम कितना होगा, तो इसमें से आपको 12 में से 1 घंटा आपको घटाना होगा, अर्थात यहाँ पर सुबह का 11 बज रहा होगा, ठीक है। और यही 15 डिग्री, यहाँ पर 15 डिग्री में कोई शहर या देश होता और ग्रीनविच पर दोपहर का 12 वहीं बज रहा होता, तो इसमें आपको 1 घंटा जोड़ना पड़ता, अर्थात यहाँ पर दोपहर का 1 बज रहा होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंसेप्ट को आप सब समझ गए होंगे। बेसिकली आपको इसमें यही याद रखना है कि जो हमारा पृथ्वी है ये मूव करती है। मेन बात यह है कि हमारा जो पृथ्वी है ये घूमती है। उसके बाद में आपको यह याद रखना है हमारा पृथ्वी कितना घूमता है, तो ना अभी ना 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। और हम कहें कि 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उसमें आपको यह भी याद रखना है कि जो ग्रीनविच है और जो ये मीन मेरिडियन है, ठीक है, इसका पश्चिम का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है, ठीक है। और जो पूर्व में स्थित होता है ग्रीनविच से, ठीक है, इसका टाइम ग्रीनविच से आगे होता है। तो ये सब बात को आपको याद रखना है। और जितने डिग्री पर ये स्थित है उतने से आपको 4 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आपका उस
उस लोकेशन का एग्जैक्ट आपको टाइम मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि वो ग्रीनविच से कितने आगे और कितने पीछे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये रहा ग्रीनविच, ठीक है। इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जो कि 0 डिग्री या प्रमुख या उत्तर पर स्थित है, अर्थात मीन मेरिडियन पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से लेकर, ठीक है, इस एरिया का टाइम ये पश्चिम में है, ठीक है, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है और इसको पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रीनविच के पूर्वी गोलार्ध में स्थित सभी देश या शहर का टाइम ग्रीनविच से आगे होता है, ठीक है। और ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सभी देश या शहर का टाइम ग्रीनविच के टाइम से पीछे होता है, ठीक है। तो जैसे भारत का टाइम कितना है, तो भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है, कहाँ से, तो ग्रीनविच का टाइम से, ठीक है। तो ये रहा हमारा भारत, ठीक है। तो जो भारत है, भारत का स्थिति जो है वो 82.5 डिग्री ग्रीनविच से कहाँ, तो 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो स्थिति है वह ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए जब हमारा पृथ्वी का 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो आप जब 4 डिग्री को 82.5 डिग्री में मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसको 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 5.5 घंटा आ जाएगा। तो यदि दोपहर में यहाँ पर यदि ग्रीनविच पर 12 बज रहा होगा, ठीक है, तो जो हमारा इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं कि हमारा टाइम होगा, हमारा टाइम शाम का कितना 5:30 बज रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीनविच का टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और इन एरिया में जितने डिग्री पर ये स्थित है, ठीक है, उनके अनुसार इनका टाइम पीछे है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Unlike parallel latitude, all meridians are equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decide that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. ठीक है, this meridian is called the prime meridian. ठीक है, its value is 0. जो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना है, तो ये 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट विल काउंट 180 डिग्री ईस्ट वार्ड्स एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट वार्ड्स, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्फ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east, ठीक है, और letter W for the west. It is. However, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line, ठीक है। Now look at the grid of the parallels of the latitude and the meridians of the longitude on the globe. You can locate any points on the globe very easily to know its latitude and longitude. To understand this clearly, draw अब यहाँ पे longitude and time. The best means of measuring time is the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be recognized by the shadow cast by the sun, ठीक है। तो किसी भी देश या शहर का लोकल टाइम को पता करने के लिए आप सन से जो शेडो बनता है, ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। Which is the shortest at noon and the longest at the sunrise.
तो जो परछाई होता है वो शॉर्टेस्ट दोपहर में बनता है यानी नून के समय में, एंड लॉन्गेस्ट परछाई कब बनता है तो सनराइज एंड सनसेट के समय में, ठीक है। वेन द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, ठीक है। एज द अर्थ रोटेटेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी ahead of Greenwich time and those the west will be behind it, ठीक है। The rate of difference can be calculated as follows: the earth rotated 360 डिग्री in about 24 hours, ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, कितना टाइम में तो 24 घंटा में, 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, विच मीन्स 15 डिग्री एंड आवर 1 in 4 मिनट 10 when it, ठीक है। तो 1 घंटा घूमने के 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है और इस प्रकार 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। 10 वेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 16 इक्वल 60 मिनट, ठीक है। तो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, but at 15 डिग्री वेस्ट of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour, it will be 11 AM, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कोई शहर या देश ग्रीनविच के ईस्ट में स्थित है, कितना तो 15 डिग्री ईस्ट में स्थित है। तो 15 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 60 मिनट होगा, तो ठीक है। तो पूर्व में स्थित है तो 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो 12 बज रहा है तो यहाँ पर दोपहर का 1 बजेगा, ठीक है। लेकिन यदि वो पश्चिम में स्थित है तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी सुबह का 11 बजेगा, ठीक है। सिमिलरली एट द 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वेन इट 12 नून एट द ग्रीनविच, ठीक है। एट एनी प्लेस वाट्स कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 ऑफ क्लॉक, ठीक है। वेन द सन इज एट द highest point in the sky, when it is the midday, the time shown by such hours will give the local time for the place. You can see that the all places on a given meridian longitude have the same local time, ठीक है। अब भाई जैसे हमारे देश का जो हमारा मानक समय है वो अलग है, ठीक है। तो जो हमारा देश का जो मानक समय है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। हालांकि जो पूरे विश्व के लिए मानक समय है, ठीक है, वो ग्रीनविच वाला पढ़े वो पूरे देश के लिए माने हैं, ठीक है। लेकिन सब लोग सारे देश अपने अपने लिए एक मानक समय मानते हैं। वो मानक समय क्यों मानते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी देश में तो 1 से अधिक मानक समय मानते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन हमारे देश में एक मानक समय है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, ठीक है। भारत में गुजरात के द्वारिका, ठीक है, तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ आवश्यक होगा कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ठीक है। आप जब इधर पूर्व में आइएगा, ठीक है, तो असम में डिब्रूगढ़ हो गया, ठीक है, और पश्चिम में आइएगा, ठीक है, तो गुजरात के द्वारिका, इनके बीच की दूरी, इनके बीच में कितना टाइम का अंतर होता है तो 1 घंटा 45 मिनट। इसको 2 घंटा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में, ठीक है, इस टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि भाई 2 घंटा का अंतर हो रहा है, ठीक है, और अच्छी तरह से हम लोग समझ सके, इसीलिए हम लोग हमारे देश के मिड से, ठीक है, देश का मानक समय मानते हैं, ठीक है। तो हमारा देश का मानक समय क्या है तो 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। तो इसको मानक यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिग्री पे है तो 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। भाई पूर्व में क्यों है तो हमने अभी ऊपर पढ़ाए थे आपको कि जो हम जैसे जो प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है, जो 0 डिग्री पर स्थित था, ठीक है,
तो क्या तो पूरे पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देता था, ठीक है। तो हमारा जो देश था वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता था, इसीलिए यहाँ पर एक पूर्व में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय हो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये हमारा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है। तो यही बनाया है, इसे यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में यह 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, ठीक है। यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। इसे भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ाए थे आपको कि भारत का जो स्थिति है, ठीक है, वो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा, ठीक है, तो भारत में शाम का 7:30 बजेगा, ठीक है। 7:30 क्यों बजेगा? क्योंकि भारत का टाइम जो है, भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से आगे है। कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो देश है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। और 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तो क्या हो गया? क्योंकि जब इससे आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड से 60 से कीजिएगा तो 5.5 घंटा आएगा, ठीक है। तो आप उसमें जब जोड़िएगा 2 बजे में, ठीक है, तो ये 7:30 बजेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है जो भारत है वो ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा, ठीक है, तब भारत में शाम के 7:30 बजेगा, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। तो हमने आपको बोले थे, ठीक है, हमने आपको ऊपर बोले थे कि कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका देशांतरीय विस्तार अधिक है, ठीक है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को माना गया। मिलाइए, हमारे देश में केवल 1 मानक समय को माना गया है, लेकिन रूस में 11 मानक समय को माना गया है। पृथ्वी के 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। वहीं इंग्लिश में दे रहा है, हाउ डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? The local time of the place which are no different meridians are bound the differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for train, ठीक है, which cross several longitude in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of the Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है, ठीक है, और जो कि द्वारिका जो गुजरात में स्थित है, इनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट टाइम का अंतर है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है, ठीक है। एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, ठीक है। तो इस प्रकार जो ग्रीनविच के टाइम से हमारा टाइम 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इट विल बी 7:30 PM in India when it 2 PM noon in London, more than 1 standard time. For example, in Russia, therefore as a many 11 standard time. तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ देशों का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो एक नहीं बहुत सारे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप रसिया को ले लीजिएगा तो वहाँ पर
अपना मानक समय रखे हैं, ठीक है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ ऑन आवर ईच, ठीक है। इस जोन डज कवर 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और जो भी इसमें का कंसेप्ट है, ये पूरा चैप्टर कंसेप्ट से ही भरा है, ठीक है। ये कंसेप्ट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसका जो भी कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक को कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में और क्लास 6 के ज्योग्राफी के न्यू चैप्टर